अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि आज आप लोगों को लाइव नहीं मिल पाया, बट डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीज़न आई हैड टू कैंसिल द लाइव इवेंट। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हम आज कंप्लीट मोल कंसेप्ट को कवर करेंगे। भले ही लाइव के थ्रू ना हो पाया हो, लेकिन आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मिलेगा ताकि आप कभी भी किसी भी टाइम पे उसको व्यू कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आज का टॉपिक था बच्चों, दैट वाज मोल कंसेप्ट। अब इस मोल कंसेप्ट के अंदर हमें किस किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से वैसे क्वेश्चंस आने के चांस थोड़े से कम होते हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी डाला था कि कुछ पार्ट जो हो चुके हैं इस टॉपिक के वो डिलीट हो चुके हैं बोर्ड के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि ये टॉपिक हमेशा आप लास्ट में रेफ़र कीजिएगा, एंड में जब आप मोल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एंड में जाके आप इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करना। सबसे पहले इसके अंदर हमें 5 पार्ट में डिस्कस करना है। पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सबसे पहले बच्चों इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसके चांस बहुत ही कम होते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चंस आने के। बस इसके बेसिक चीज़ें पे जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, लेट अस से ए आपका बी बना के दे रहा है, तो हम कहेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बी। मतलब मास हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। रिएक्टेंट का जो मास होगा, अगर वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे किया जा रहा है। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बट इसका एक लिमिटेशन सब लोग याद रखेंगे, इसका लिमिटेशन है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल भी काम में नहीं आता है, और बहुत सिंपल सा रीज़न है। E इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग कुछ मास जो आपका होता है रिएक्टेंट का, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड बिकॉज ऑफ विच न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लग रहा है। सेकेंड जो हमारा लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसके भी डेप्थ पे नहीं जाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको बस याद रखेंगे। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड को अगर बनाना है तो आप उसको किसी भी सोर्स को यूज़ करके बनाइए या किसी भी मेथड को यूज़ करके बनाइए। जिस भी मेथड से आप बनाएंगे, जो भी सोर्स को यूज़ करके बनाएंगे, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट आपका सेम रहेगा और उस एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स रेशियो में होगा। कहने का मतलब है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि वाटर है मेरे पास, मुझे वाटर को बनाना है, तो वाटर को बनाने के लिए काफ़ी सारे मेथड है हमारे पास अवेलेबल। जैसे हाइड्रोजन को मैं हाफ O2 के साथ रिएक्शन करवा के H2O बना सकती हूँ। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करके भी वाटर को जनरेट कर सकती हूँ प्लस हाफ O2। मतलब इसी तरह से सपोज मेरे पास एक सैंपल दिया है रेन वाटर का, इसी तरह से मैं आपको एक सैंपल देती हूँ टैप वाटर का। तो आप किसी भी तरह का सैंपल यूज़ कर लीजिए, आप किसी भी मेथड से आप इस वाटर को बना दीजिए, लेकिन जो भी हम सैंपल यूज़ करेंगे, जो भी हम मेथड यूज़ करेंगे, उन मेथड के अंदर जो वाटर बनेगा, उस वाटर के अंदर एलिमेंट बच्चों फिक्स रहेगा। आप रेन वाटर लीजिए या टैप वाटर लीजिए, वाटर के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होगा। तो एलिमेंट हमेशा फिक्स होता है और उस एलिमेंट के मास का रेशियो भी फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है? 2:32, which is nothing but 2:16, which is nothing but 1:8, and same ratio is actually present here also, as well as here also, as well as in case of rain water also। मतलब हमेशा कंपाउंड अगर आप किसी भी मेथड से बनाते हैं तो उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट फिक्स होती है और उस एलिमेंट का मास रेशियो भी फिक्स होता है। तीसरा जो हमारा लॉ है बच्चों, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है?
इनका कहना ये है कि जब हम किसी दो एलिमेंट को आपस में रिएक्ट करवा के एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करने के बाद जो दूसरा एलिमेंट होता है उसके मास का रेशियो सिंपल होल नंबर में आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सपोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना रहा है और उसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लेटर से कंबाइन करके H2O2 बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंपाउंड को बनाने के लिए मैंने सेम एलिमेंट को यूज़ किया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का मास कॉमन है, ये भी 2 ग्राम है, ये भी 2 ग्राम है, बट यहाँ ऑक्सीजन का कितना मास खर्च हो रहा है 16 ग्राम, बट यहाँ पे उसका मास कितना खर्च हो रहा है 32 ग्राम। तो अगर हम हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना मिलेगा हमें 16:32। अगर ये रेशियो हमारा सिंपल होल नंबर में आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये किस तरह के लॉ को ओबे कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहे हैं। हमारा चौथा लॉ है गे-लुसेक्स लॉ, या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। इसका कहना क्या है बच्चों कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैसेस हमेशा कंबाइन करता है सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर, एंड सिंपल होल नंबर किसका होना चाहिए, वॉल्यूम का होना चाहिए। बट एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जिन गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो हम ले रहे हैं उस सारे गैसेस का टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर सेम होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि लेटर से हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के हम HCl बनाने जा रहे हैं, ये गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है। अगर सपोज ये तीनों गैसेस का प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम, प्रेशर एंड टेम्परेचर तीनों का सेम हो, तो यहाँ पे इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम या फिर गे-लुसेक्स का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि जब गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, या किसी केमिकल रिएक्शन में अगर गैसेस का प्रोडक्शन होता है एंड इफ सारे गैसेस का प्रेशर एंड टेम्परेचर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे ये गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होता है। जैसे यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, देखिए हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, क्लोरीन का 1 है और HCl का 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 1 लीटर ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ HCl, or I can write 1 ml of H2 will combine with 1 ml of Cl2 to form 2 ml of HCl. So if I take the volume ratio of these gases, they will come in a simple whole number. तो ये है हमारा 1:1:2 और यहाँ पे भी हमारा होल नंबर रेशियो ही आएगा। मतलब ये जो वॉल्यूम का रेशियो हम ले रहे हैं ये सारे रेशियो बच्चों क्या है, यहाँ पे सिंपल होल नंबर में आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन आपका गे-लुसेक्स लॉ को ओबे कर रहा है। और लास्ट हमारा जो लॉ है दैट इज अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट सब लोग याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवोगाड्रोस लॉ का कहना क्या है बच्चों कि अगर गैसेस आपके इक्वल वॉल्यूम के हैं और एज वेल एज उनका टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी गैस के सेम होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर सपोज मेरे पास 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर में मेरे पास लेटर से यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन रखा है, अगर इसका वॉल्यूम V और इसका भी वॉल्यूम V कर दूं, इसका प्रेशर P इसका प्रेशर P कर दूं, इसका टेम्परेचर T इसका टेम्परेचर T कर दूं, मतलब दोनों जगह पे भले ही गैस का नेचर कुछ भी हो लेकिन अगर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हमारा सेम होता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ गैस कहाँ पे होगा बच्चों, ऑक्सीजन के अंदर होगा। तो ये हमारा क्या है, अवोगाड्रोस लॉ है कि equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecule. नेक्स्ट हमारा है एवरेज एटॉमिक मास। बच्चों कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास। आज के क्लास में आप लोगों को मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी जिसको यूज करके अगर कभी भी क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास दिया हो और आपको परसेंट निकालने के लिए बोला हो तो उसको आप कैसे डायरेक्टली निकालोगे, आज की क्लास में आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। उससे पहले एवरेज एटॉमिक मास बच्चों निकाला कैसे जाता है, A1x1 + A2x2
एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 एंड सो ऑन। जहाँ पे x1 x2 क्या है, दीज आर द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, टू डिफरेंट आइसोटोप। A1 A2 क्या है, दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटोप। अगर दो से ज़्यादा एटॉमिक आपके पास दो से ज़्यादा आइसोटोप्स दिए होंगे तो A3 x3 भी होगा और नीचे x3 आ जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से मेरे पास बोरॉन है, बोरॉन का आइसोटोप है लेट अस से B510 एंड B511 एंड सपोज मैंने आपको कहा कि ये 3:1 रेशियो में आपको मिल रहा है नेचर के अंदर। फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। तो आप सिंपली क्या करेंगे, A बार इज इक्वल टू A1 आपका 10 होगा, x1 आपका क्या होगा, x1 इज नथिंग बट इट्स फ्रैक्शन, सो 3 हम लिख सकते हैं। A2 हमारा क्या होगा, A2 इज नथिंग बट 11, सेकेंड आइसोटोप का मास 11 दे दिया मैंने। x2 यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो सिंपली 30 + 11 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा कितना 41/4, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे 10.25 हमें मिल जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर मान के चलो आपको 3:1 के जगह पे आपको कहा जाए कि 75% है या 25% है, तो हम परसेंटेज अबंडेंस को यूज़ करके भी एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, पहले का मास कितना है 10 और इसका परसेंटेज कितना है बच्चों 75, दूसरे का मास कितना है 11 और इसका परसेंटेज कितना है 25, डिवाइडेड बाय कितना होगा 75 + 25, सॉल्व करेंगे तो 750 प्लस यहाँ पे 25 × 11 आप कर लेना, और उसके बाद जब डिवाइड हम यहाँ पे करेंगे 100 तो यहाँ पे हमें 10.25 ही मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हो वैल्यू इन आइसोटोप का या फिर अगर आपको परसेंटेज में दिया हो, दोनों ही केस में हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ये एक मॉडल होगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरा मॉडल क्या हो सकता है, सपोज आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन is 10.25. Find the percentage abundance of heavier isotope and lighter isotope. heavier isotope हम किसको कहते हैं बच्चों, जिसका मास ज़्यादा होता है, और लाइटर आइसोटोप हम किसको कहते हैं, जिसका मास कम होता है। और दो आइसोटोप्स मैं आपको दे रही हूँ B510 एंड B511। अब देखिए, सपोज अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, और ज़्यादातर केसेस बच्चों ऐसे ही होगा जहाँ पे आपको सपोज एवरेज एटॉमिक मास दिया हो और परसेंटेज आपको निकालने के लिए बोला हो किसी एक पर्टिकुलर आइसोटोप का। यहाँ पे हम दोनों का निकाल के देख लेंगे। करना बस इतना है आपको, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात करना है हमें, चलिए तो परसेंटेज हमें किसका निकालना है, दो आइसोटोप है मेरे पास B510 एंड B511 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लाइटर आइसोटोप जिसका मास क्या है, कम है, तो दिस इज लाइटर, एंड इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसको हम हेवियर आइसोटोप कहेंगे। आपको करना बस इतना है बच्चों कि अगर सपोज मुझे परसेंटेज निकालना है लाइटर आइसोटोप का, लाइटर आइसोटोप का मॉड लेना है, न्यूमरेटर में क्या करना, जो एवरेज एटॉमिक मास दिया है उसको लिख लेना, माइनस अगर लाइटर का आप निकाल रहे हैं परसेंटेज तो हेवियर वाला जो आइसोटोप है उसका मास ले लेना, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या करना, ये जो दोनों मास हैं आइसोटोप के उनका डिफरेंस ले लेना, 11 - 10। अगर आपको परसेंटेज, और सिंस परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से अगर हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज आपको निकालना है बच्चों तो आप करोगे क्या, न्यूमरेटर में एवरेज एटॉमिक मास जो है वही लिखना है आपको, लेकिन अगर हेवियर का निकालना है तो हमें किसका मास लेना पड़ेगा, डिफरेंस में इस लाइटर का लेना पड़ेगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 11 - 10 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 0.25 × 100, और ये कितना आएगा 1, तो इसका मतलब ये 25%। तो हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज आपको 25% मिल गया और लाइटर आइसोटोप का परसेंटेज आपको 75% मिल गया। यही कंसेप्ट आप बाकी क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। सिंपली लाइटर वाले का अगर निकालना है तो एवरेज में से
जो हमारा हेवियर आइसोटोप है उसका मास, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, जो हेवी और लाइटर है उनके मासेस का डिफरेंस ले लीजिए, और सिंपली आपको मॉड लेना है। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसको भी आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और उस रेशियो को क्या करना है बच्चों, 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है ना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकालने के लिए बच्चों 4 फॉर्मूले हैं, 4 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एन सबसे पहले, अगर आपको क्वेश्चन में किसी सब्सटेंस का मास दिया जाए तो आप उसके मास को क्या कर सकते हो, मोलर मास से डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करके आप मोल को निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट दिया होता है, जैसे नंबर ऑफ एटम दिया है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, या नंबर ऑफ आयन दिया है, तो आप उनकी मदद से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रो नंबर। जहां पार्टिकल क्या क्या हो सकता है बच्चों, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एटम हो सकता है क्वेश्चन में, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मान के चलिए आपको कहा है कि 1.8 ग्राम ऑफ H2O है, इसका मोल बताइए, तो 1.8 को क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, 0.1 मोल हमें मिल जाएगा। अगर सपोज हमें कहा है कि 6 × 10⁻20 हमारे पास मॉलिक्यूल है यूरिया के, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल विल बी 6 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23, सॉल्व करेंगे 10⁻−3 मोल आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा हमारा रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP हमारा कितना है, लेट अस से मैंने कहा कि CO2 गैस है एंड इट इज प्रेजेंट एट STP कंडीशन विथ 5.6 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस के जगह पे 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, डिवाइड करोगे 1/4 मतलब 0.25 मोल आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया होगा बच्चों, तो आप 22.4 से डिवाइड करेंगे जैसा कि यहाँ पे हमने किया। लेकिन अगर सपोज आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है गैस का वो STP पे ही है, लेकिन वो आपको मिलीलीटर में दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22400। तो ये ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय 22.4 आपको तब करना है बच्चों जब आपका वॉल्यूम किस में दिया हो, लीटर में, लेकिन अगर मिलीलीटर में दिया हो तो आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 22400 करके। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि CO2 गैस है STP कंडीशन पे और इसने अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 12400, आप इसका मोल बताइए, तो मोल कैसे निकालेंगे, 12400 ml में दिया है डिवाइडेड बाय 22400, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये 4 हमारे पास रिलेशन है। सबसे पहला नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, देन आपका रिलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रो नंबर, थर्ड रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, और चौथा रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कंडीशन बट इन टर्म्स ऑफ ml डिवाइडेड बाय 22400। नाउ अब यहाँ पे ये जो 4 हमारे पास रिलेशन हमने लिखा बच्चों, जैसे मास दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया होता है तब कैसे मोल निकालते हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ मैं आपको कंबाइन करके दे रही हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। सपोज आपको क्वेश्चन में मास दिया है और इस मास को मुझे मोल में कन्वर्ट करना है, तो मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब मास को हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो मास को यूज करके मोल कैसे निकालेंगे, मास को क्या करोगे, गिवन मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल आपको पता चल जाएगा। अगर सपोज हमें मोल दिया है और हमें उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, मोल हमें दिया है लेकिन हमें उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ मोल आपका क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल यहाँ पे कौन सा है, मॉलिक्यूल, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, मोल को अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे
मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 मोल है मेरे पास, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 5 इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब अगर मॉलिक्यूल को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, एटम्स में, तो देखो जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि मेरे पास 5 मोल है CO2 का, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो 5 इंटू अवोगाड्रो नंबर कर दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कितने एटम्स है इसके अंदर, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स बच्चों, 3, तो यहाँ पे 5 इंटू Na के अंदर कितना हो जाएगा, 5Na इंटू 3, जहाँ पे 3 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल को अगर एटम्स में कन्वर्ट करना है तो जितना टोटल मॉलिक्यूल हमने यहाँ तक निकाला है उस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे बच्चों, एटॉमिसिटी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल को हम फाइनली क्या कर सकते हैं, एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और बात, अगर सपोज आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कहा जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए कहा जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कहा जाए, कैसे निकालेंगे उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर सपोज आपको कहा जाए कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर है, कैलकुलेट मोल, मॉलिक्यूल, टोटल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें मोल निकालना है, और मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास है 1.8, मोलार मास है 18, तो 0.1 हो जाएगा, इतना मोल आ गया। अब इस मोल को हमें मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो बताइए अभी जस्ट मैंने क्या कहा, मोल को अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल, वाटर के, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो मोल कितना है हमारा 0.1, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 10 पावर 22 आ जाएगा, क्योंकि Na हमारा किसके बराबर है, 6 इंटू 10 पावर 23। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करके हमें इतना आ जाएगा मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल हमारे पास टोटल है। अब हमें एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमने क्या किया था, जस्ट देखिए ऊपर में क्या कहा मैंने, अगर मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूल को क्या करना, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मैं यहाँ पे एटॉमिसिटी की बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल के अंदर वाटर में कितने एटम है, 3, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। और टोटल मॉलिक्यूल कितना निकाला हमने, 6 इंटू 10 पावर 22 निकाला। तो यहाँ से 18 इंटू 10 पावर 22, इतने हमारे पास एटम्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइए, तो आप देखिए बच्चों एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज 6 इंटू 10 पावर 22। तो ये कितना होगा, 12 इंटू 10 पावर 22 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास, 6 इंटू 10 पावर 22 विच इज 6 इंटू 10 पावर 22। मतलब हम जनरलाइज क्या करेंगे बच्चों, हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स in one molecule multiplied by total number of molecule। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है उसको निकाल लीजिए और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकालना है तो उसके लिए भी सेम ही फंडा है। आपको करना बस इतना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अब ये पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ, तो इसको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या निकाला बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें कितने मिले थे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाज 6 × 10⁻22। अब जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर देखिए क्या है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8, और इसका मास नंबर कितना है? 16। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो जितना यहाँ पे, सिंस ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने ही उसके पास प्रोटॉन भी होते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल कितना होगा? एक मॉलिक्यूल के अंदर, इस हाइड्रोजन की वजह से 1, इसकी वजह से भी 1 और इसकी वजह से 8, तो 8 + 2 हमारा 10 हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में है, बट हमें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा कितना है? 6 × 10⁻22। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 10⁻23 आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास टोटल अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल निकालिए, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके पास प्रोटॉन भी होंगे। तो इसको भी ऐड करने से हमें कितना मिलेगा? 10। तो 10 × 6 × 10⁻22 हो गया। दिस इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 हो गया। और अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अब न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं बच्चों? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस हाइड्रोजन का 0, 1 - 1 ये भी 0 हो गया, और 16 - 8 हमारा 8 हो गया। सम करेंगे तो कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल 8 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा कितना है? 6 × 10⁻22। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 48 × 10⁻22। तो इतने हम इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, सपोज एक आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में कहा गया है, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग खुद से। कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस रिक्वायर विच कंटेन same number of phosphorus atom as in a sample containing 98 gram of phosphoric acid, 68 gram of phosphine and 568 gram of P4O10। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि हमें फॉस्फोरस का मास निकालना है जिसके पास सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम होगा एज इन अ सैंपल कंटेनिंग 98 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 68 ग्राम ऑफ फॉस्फीन एंड 568 ग्राम ऑफ P4O10। मतलब अगर मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक सैंपल है, इस सैंपल के अंदर 3 चीज़ें रखी गई हैं। फॉस्फोरिक एसिड 98 ग्राम, ठीक है, फॉस्फीन 68 ग्राम और P4O10 568 ग्राम, ठीक है। और दूसरा एक सैंपल है जिसमें से फॉस्फोरस रखा गया, फॉस्फोरस आपका P4 होता है, राइट, जिसका मास हमें निकालना है। लेटेस्ट इसका मास मैं W ग्राम ले लेती हूँ। अब कहा क्या है बच्चों कि इस सैंपल में जितने फॉस्फोरस के एटम हैं उतने ही टोटल फॉस्फोरस के एटम इस सैंपल में है, तब जाके बताइए कि फॉस्फोरस का मास कितना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम इन P4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम इन सैंपल। क्योंकि क्वेश्चन में तो यही कहा है कि सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम एज दैट ऑफ द सैंपल, ठीक है। मतलब सैंपल में जितने भी टोटल फॉस्फोरस के एटम है उतने ही एटम अगर फॉस्फोरस का यहाँ पे हो जाए तो हमें इस P4 के मास निकालना है। सबसे पहले बच्चों एटम्स हम कैसे निकालते हैं, जस्ट नाउ आई सेड
कि अगर हमें मास दिया होता है तो मास को यूज करके मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास। वंस अगर मोल हमें पता चल गया तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि P4 एक मॉलिक्यूल है और इस सैंपल में भी तीनों मॉलिक्यूल दिए हैं, तो हमें मॉलिक्यूल कैसे निकालना पड़ेगा, मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल मिलेगा। और एटम कैसे निकालना है, इस मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एटम मिल जाएगा। तो वही काम करते हैं। W ग्राम हमें दिया है P4 का, तो सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ मोल कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना है फॉस्फरस का, एटॉमिक मास इसका 31 होता है, तो 4 फॉस्फरस के एटम है तो 4 × 31 हो जाएगा, इतना इसका मोलार मास हो गया। और सिंस ये जो हमने निकाला है बेटा ये क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, दिस इज मोल। बट मोल को अगर हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तक हमें क्या मिला, मॉलिक्यूल। और अगर उस मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें यहाँ पे फाइनली क्या पता चल जाएगा, दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ फॉस्फरस एटम। इसी तरह से इसको इक्वल क्या करना है, गौर से देखिए। सबसे पहले H3PO4 का मास कितना है 98, डिवाइडेड बाय मोलार मास H3PO4 का 98 है, तो मास बाय मोलार मास मोल हो गया। मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे मॉलिक्यूल हो गया, बट हमें तो एटम चाहिए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फरस के एटम है, 1 है, तो टोटल मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फॉस्फरस एटम इन 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल। क्योंकि हमें तो बच्चों टोटल एटम थोड़ी ना इक्वेट करना है, हमें तो सिर्फ फॉस्फरस के एटम को इक्वेट करना है। इसी तरह से देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, 68 हमारा मास है, और मोलार मास यहाँ पे फॉस्फिन का अगर आप निकालेंगे यू विल गेट 34, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल। अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूल आ गया। और नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, यहाँ पे 3 और 1 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम आपको, सॉरी यहाँ पे हमें फॉस्फरस के एटम निकालना है बच्चों, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फॉस्फरस एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। और फॉस्फरस के एटम यहाँ पे भी कितने हैं 1, प्लस यहाँ पे आ जाइए P4O10 के अंदर, तो P4O10 के अंदर मास इसका 568 दिया है। मोलर मास अगर आप निकालेंगे P4O10 का तो आपको 284 मिलेगा। तो ये तो हो गया मोल। मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूल मिला। और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने फॉस्फरस के एटम है 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ से देखिए Na आपका कॉमन हो जाएगा, Na आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और Na के कैंसिल होने के बाद फाइनली आपको लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, देखिए ये 4 भी कैंसिल हो गया, W/31 मिल जाएगा यहाँ पे। और राइट साइड आपको यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1, यहाँ पे आपका ये 2 सा, तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे ये कितना है, दिस इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 11। मतलब यहाँ पे W = 11 × 31 सॉल्व करेंगे यू विल गेट 341 ग्राम। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फरस का सैंपल हमने लिया था उसमें फॉस्फरस का मास कितना है बच्चों, 341 ग्राम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए, जैसे H2SO4 है, मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड, तो आप सिंपली क्या कहेंगे बच्चों, परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर। इसका जनरल रिलेशन मैं आपको दे देती हूँ। अगर मैं जनरल रिलेशन आपको दूँ तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज आप निकालना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मतलब जिस कंपाउंड के यहाँ पे, जैसे अगर मैंने H2SO4 दिया था, इस H2SO4 के अंदर लेटर से मैंने आपको कहा कि सल्फर का परसेंटेज निकालिए, तो आप एटॉमिसिटी भी किसका लेंगे, सल्फर का। मतलब इसके अंदर कितने सल्फर के एटम हैं। और एटॉमिक मास भी आप किसका लेंगे बच्चों, जिसका आपको परसेंटेज निकालना है, मतलब सल्फर का निकालना है। तो आप यहाँ पे 32 ले लोगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। इसी तरह से अगर आपको ऑक्सीजन का चाहिए यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड इक्वल टू एटॉमिसिटी कितना है 4 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है
16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड विच इज़ 98। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको ऑक्सीजन का मिल जाएगा परसेंटेज। हाइड्रोजन का अगर निकालना है तो एटॉमिसिटी कितना है यहाँ पे 2, उसके बाद एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना होगा 98। इसी तरह से सल्फर का अगर निकालना है तो एटॉमिसिटी इसकी 1 है इंटू एटॉमिक मास 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विच इज़ 98। इस तरह से हम तीनों एलिमेंट जो है इस कंपाउंड के अंदर, इसको यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो मोल कंसेप्ट के अंदर पूछा जाता है, मिनिमम मोलर मास का कंसेप्ट। देखिए, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में मिनिमम मोलर मास का कंसेप्ट आए ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको एटॉमिसिटी के जगह पे 1 पुट कर देना है और जहां मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिखा है उसके जगह पे मिनिमम मोलर मास आपको लगा देना है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। जैसे सपोज अगर आपको क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि इंसुलिन है कंटेन 0.0016% of sulfur, calculate minimum molar mass of insulin। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक मास इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब देखिए, सिंस हमें मिनिमम मोलर मास पूछ लिया गया है ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर जहाँ पे एटॉमिसिटी है उसके जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, 1 लिख देंगे, और जहाँ मोलर मास है उसके जगह पे क्या लिख देंगे, मिनिमम मोलर मास। अब क्वेश्चन को गौर से देखिए, हमें किस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, सल्फर का, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के जगह पे परसेंटेज ऑफ सल्फर, और कितना दिया है 0.0016, दैट इज इक्वल टू एटॉमिसिटी तो 1 कर दिया, एटॉमिक मास सल्फर का कितना है 32, जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है उसी का एटॉमिक मास लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिनिमम मोलर मास कितना आ जाएगा 3200 डिवाइडेड बाय 0.0016, जो कि आएगा 2 इंटू 10⁻6 के बराबर। तो इस तरह से हमें अगर किसी भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज दे दिया जाए और उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास आपसे पूछा जाए, आप इस तरह के रिलेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे आपको न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, कोई कंसेप्ट आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। अब सबसे पहले देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको कुछ एलिमेंट दिए होंगे, उनके परसेंटेजेस आपको दिए होंगे और आपको बच्चों वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, सपोज आपको कहा है कि एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन कंटेन 26.6% potassium, 38% oxygen if molar mass of compound, I would suggest कि अपने आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को, आंसर को पॉज करके, is 294, calculate its molecular formula and एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, आपके एलिमेंट दिए होंगे, उनके परसेंटेज दिए होंगे, उसी तरह से कभी कभार आपको उस कंपाउंड का मोलर मास मेंशन कर दिया होगा और उसको यूज़ करके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, क्या मेथड है हमारा, करना क्या है, सबसे पहले कॉलम में आप एलिमेंट को लिख लीजिए, पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है। परसेंटेजेस क्या क्या दिए हैं, पोटेशियम का दिया है यहाँ पे कितना 38%, इसी तरह से यहाँ पे क्रोमियम का कितना दिया है, क्रोमियम का यहाँ पे दिया है 26.6%। अब ऑक्सीजन का कैसे निकालें, तो आप देखो इन दोनों को सम कर दो और सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 में से माइनस कर देना।
तो 100 में से अगर 26.8 प्लस 38 को अगर माइनस कर देंगे हमें ऑक्सीजन का परसेंट पता चल जाएगा, और ऑक्सीजन का परसेंट हमें यहाँ पे कितना पड़ेगा 35.4%। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, एलिमेंट दिए हैं, उन एलिमेंट का एक करेक्शन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन दिया है। वेरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे परसेंटेजेस को हमने गलती से दूसरे एलिमेंट के सामने लिख दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्रोमियम, एलिमेंट के अंदर क्रोमियम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है। हमें किस किस के परसेंटेज दिए हैं, पोटेशियम के दिए हैं, ऑक्सीजन के दिए हैं। पोटेशियम का परसेंटेज कितना दिया है, पोटेशियम का 26.6% दिया है, एंड ऑक्सीजन का कितना दिया है, इट इज़ गिवन एज 38%। तो क्रोमियम का कैसे निकालेंगे, 100 में से इन दोनों के परसेंटेज को ऐड करके उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 100 में से 38 प्लस 26.6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें क्रोमियम का परसेंटेज मिलेगा 35.4%। नाउ अब अगर बच्चों यहाँ पे इनको ना हमें मास में कन्वर्ट करना है, तो जितना जितना परसेंट दिया है इन एलिमेंट को उनको डायरेक्टली हम मास में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 35.4 ग्राम, यहाँ लिखेंगे 26.6 ग्राम, और यहाँ लिखेंगे 38 ग्राम। तो सिंपली आप क्या करो, दूसरे कॉलम में जाके परसेंटेज हटा के आप उसको मास में कन्वर्ट कर दो। अब अगर नेक्स्ट कॉलम में मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास को उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर देना। तो 35.4 को क्रोमियम का एटॉमिक मास यहाँ पे याद रखना है। वैसे तो आपको नीट में अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको एलिमेंट के एटॉमिक मास मेंशन किए होते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 ले लिया, तो 35.4 डिवाइडेड बाय 52 आप कर दीजिए, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। पोटेशियम का निकालने जाएंगे तो 26.6 डिवाइडेड बाय पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39 होता है, तो 39 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड ऑक्सीजन का कितना होगा 38 को ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 35.4 डिवाइडेड बाय 52, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0.66 अराउंड। 26.6 डिवाइडेड बाय 39, ये भी आपका 0.66 अराउंड है, एंड 38 बाय 16 ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपका 2.4 के आसपास है। तो इस तरह से हमें सिंपली हमने क्या किया बच्चों, जो भी परसेंटेज दिया उसको पहले मास में कन्वर्ट किया, और उस मास को हमने उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करके उनको मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप हमें करना है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में करना क्या है बच्चों, जितने भी हमने मोल्स निकाला है उसमें से जो मिनिमम मोल है उन मोल से हमें तीनों वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो जैसे इन तीनों के अंदर मिनिमम मोल हमारा कौन सा है 0.66 है, तो हम क्या करेंगे इन सभी मोल को लिख लेंगे, और उन मोल को हमें जो मिनिमम डिजिट है उनसे सभी को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा, एंड 2.4 को जब डिवाइड किया जाएगा 0.66 से तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आता है। अब देखो बच्चों, कोई भी एटम कभी भी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है, जैसे 3.5 एक फ्रैक्शन नंबर है 7/2, और एटम कभी भी फ्रैक्शन में होगा नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर सिंपलेस्ट रेशियो में एटम कोई फ्रैक्शन में आ जाए, आपको उसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमें उस नंबर को किसी मिनिमम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तीनों डिजिट को तो इस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट डिजिट हमारा कौन है 2, ठीक है, हमें इंटीग्रल वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, किसी फ्रैक्शन से नहीं करना है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब सारे एटम्स हमारे क्या आ चुके हैं, सिंपल होल नंबर में आ चुके हैं। अब कोई भी फ्रैक्शन में नहीं बचा है। तो फाइनली बताइए यहाँ पे पोटेशियम के कितने एटम हैं 2 एटम, क्रोमियम के कितने एटम हैं 2 एटम, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम है 7 एटम। तो बेसिकली ये कंपाउंड जो दिया था इस क्वेश्चन में कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अगर इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से निकाला है, बिकॉज आप देखिए 2, 2 और 7 ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। तो इस सिंपलेस्ट रेशियो से जो हमारा फॉर्मूला बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालना है बच्चों,
तो इसका मास कितना होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है उसको एम्पिरिकल मास कहा जाता है, और उसका मास कितना होगा? 2 इंटू पोटाशियम का 39, 2 इंटू 52 फॉर क्रोमियम, प्लस 7 इंटू 16। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, तो इसको सॉल्व करने से आपको मिलता है 294। नाउ अगर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों आपको मोलर मास जो कंपाउंड है उसका 294 ही दिया है, ठीक है। तो अगर आपका मोलर मास भी 294 है और एम्पिरिकल मास भी अगर आपका 294 है, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, रिलेशन सबसे पहले समझ लीजिए आपका एम्पिरिकल मास और मोलर मास के बीच में क्या है। मोलर मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल मास इनटू एक्स, जहां एक्स को हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपका निकलेगा कैसे बच्चों? कन्वर्जन फैक्टर को निकाला जा सकता है मोलर मास को किससे डिवाइड करके? एम्पिरिकल मास से डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मोलर मास 294 है, एम्पिरिकल मास भी 294 है, तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन फैक्टर 1 आ जाएगा। और अगर कन्वर्जन फैक्टर आपका 1 आ चुका है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एक्स के बराबर होता है। अब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया, कितना? K2Cr2O7, और x हमारा यहाँ पे 1 आ चुका है, तो ये किसके बराबर हो गया? K2Cr2O7 के बराबर हो गया। मतलब इस कंपाउंड का जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही हमारा क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। देखो बच्चों, सपोज एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान के चलिए 2KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड, इसको मैंने हीट कर दिया टू 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 मोल ऑफ O2। आपको करना क्या है? सबसे पहले हम मोल मोल का रिलेशन डेवलप करेंगे। आपको करना बस इतना है बच्चों, जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका पहले मोल लिख लो। जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। मतलब अगर मुझे एक रिएक्टेंट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ, या एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ, या एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिलेट करना है, हमें इसी तरह से करना है। सभी के मोल को बराबर कर दिया, उसके बाद क्या करो? सभी मोल को उनके जो कोफिशिएंट है उनसे डिवाइड कर दो। जैसे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, इसका कितना है? 2, और इसका कितना है? 3। ये हमेशा कीजिएगा ताकि एक का मोल अगर दिया हो दूसरे का मोल आप आसानी से निकाल सको। एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन में कहा है बच्चों, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड। अब सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास आप लोगों को ध्यान में रखना है 122.5। आप निकाल सकते हैं। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 48। ऐड करेंगे 122.5 आ जाएगा। अब अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3, तो आप कैसे निकालेंगे? गिवन मास आपका कितना है? दिस इज इक्वल टू 367.5 और मोलर मास आपका 122.5 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको ये अराउंड 3 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 हमारा 3 है। अब क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या कहा है? KCl का मोल एज वेल एज O2 का मोल। मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है बच्चों? हमें यहाँ पे रिएक्टेंट जो है पोटेशियम क्लोरेट, उसका मोल हमें पता चल गया है उसके मास की वजह से, और उस मोल को यूज करके हमें बाकी प्रोडक्ट के मोल के बारे में पता लगाना है। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन क्या है। अगर हमें KCl का निकालना है तो इन दोनों को इक्वल कर दो। तो हम क्या करेंगे? KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि जितना मोल हमारा पोटेशियम क्लोरेट का है उतना ही मोल KCl का है। कितना आएगा? 3 मोल आएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, तो KClO3 का हमें दिया है मोल, ऑक्सीजन का पता लगाना है, तो अब इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में। तो क्या करेंगे, n KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू NO2/3 हो जाएगा। तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना मोल है 3, तो 3/2 और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, डिवाइडेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। तो सॉल्व अगर आप इसको करेंगे तो O2 का मोल कितना आएगा 9/2, 9/2 मतलब 4.5 मोल। मतलब एक का मोल अगर दिया है तो दूसरे का मोल आप इस तरह से यूज करके निकाल सकते हैं। सपोज अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया जाए, आपको कहा जाए कि मोल के बजाय मॉलिक्यूल बताइए KClNO2 का, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने इसी रिलेशन को यूज करके, जैसे अगर हमें KCl3 का मास दिया गया था तो हमने उस मास को मोल में पहले कन्वर्ट कर दिया और उस मोल को यूज करके हमने प्रोडक्ट के मोल्स पता लगा लिए, ठीक है। अब अगर मैं इन मोल्स को यूज करके इनके मॉलिक्यूल के बारे में पता लगाना चाहती हूँ, तो जैसा कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हमने जस्ट अभी पता लगाया कि KCl के कितने हैं, KCl के हमारे पास मोल कितने हैं, KCl के मोल हमारे पास 3 है, और O2 के मोल कितने हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 हमारा 9/2 है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल KCl का पता लगाना है तो KCl के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, KCl के मॉलिक्यूल हो जाएंगे 3 इंटू अवोगाड्रो नंबर। उसी तरह से अगर O2 के मॉलिक्यूल पता लगाने हैं तो O2 के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 9/2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो इस तरह से मॉलिक्यूल हमने पता लगा लिया। अगर एटम्स हमें पता लगाने हो तो हम मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो KCl के पास टोटल एटम कितने हैं 2, तो हम टोटल मॉलिक्यूल को क्या करेंगे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम पता लगा सकते हैं। ऑक्सीजन के अगर एटम पता लगाना है तो 9/2 इंटू Na तो हमारा मॉलिक्यूल है और उसके अंदर एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो सॉल्व करेंगे तो 9Na हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर मासेस दिए हैं तो उन मासेस को यूज करके हम इजीली क्या करेंगे मॉलिक्यूल या फिर बाकी अदर के मोल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है बच्चों 55.2 ग्राम, बट आई वुड सजेस्ट कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 55.2 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट अपॉन हीटिंग प्रोड्यूसेस गैस and residue. Calculate weight of residue. Also calculate total volume of gases at STP. Very important question बच्चों, मोल कंसेप्ट के अंदर दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रेसिड्यू से रिलेटेड। देखिए करना क्या है, सबसे पहले सिल्वर कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबको याद होना चाहिए। सिल्वर कार्बोनेट बच्चों जब हीट किया जाता है तो हीट करने से आपके 2 मोल सिल्वर अलग हो जाते हैं, CO2 गैस मिलता है, और अगर बैलेंस आप कर देंगे तो हाफ O2 भी मिलेगा। अब CO2 गैस है, O2 भी गैस है, गैस के निकलने के बाद जो बचा होता है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। तो हमें इनडायरेक्टली किसका मास पूछा गया है, सिल्वर का मास पूछा गया है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे Ag2CO3 का मास दे दिया है, अगर मैं इसको मोल निकाल लूँ तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब सिल्वर कार्बोनेट का मोलार मास सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा और इसका मोलार मास 276 ग्राम होता है, जो कि आपको हमेशा नीट में अगर ये कंपाउंड दिया होगा तो इसका मोलार मास मेंशन जरूर किया होगा। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी होती है, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब गिवन मास हमारा कितना है 55.2 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारा कितना आ चुका है 276 ग्राम। तो जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो लेंगे तो ये हमारा 0.2 आएगा, विच इज़ अराउंड 1/5 और आई कैन से 0.2 मोल।
तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, रिएक्टेंट के मास को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक मोल को दूसरे मोल के साथ हम किस तरह से रिलेट करेंगे, जस्ट अभी सिखाया था मैंने आप लोगों को। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ Ag2CO3 by its coefficient which is 1 is equal to number of mole of Ag by its coefficient 2। अब यहाँ पे इसका मोल तो हम निकाल चुके हैं 0.2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 0.4 मोल हो गया। अब 0.4 मोल है, लेकिन हमें तो मास निकालना है बच्चों, तो मास और मोल में क्या रिलेशन है, हमने सबसे पहले ऊपर बताया था, याद कीजिए। सबसे पहला टॉपिक हमने यही डिस्कस किया था यहाँ पे मोल कंसेप्ट के अंदर। रिलेशन क्या था, देखिए, अगर हमें सपोज मोल दिया होता है और मोल को अगर हमें मास में कन्वर्ट करना होता है, तो ये देखिए ये रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर मास निकालना है तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी हमने मोल निकाला है उस मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। किसके मोलर मास से, सिल्वर के। तो यहाँ पे मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 0.4 इंटू सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108। तो सॉल्व अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ से आपको मास पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम रेसिड्यू का मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना। हमें क्वेश्चन में बोला है टोटल वॉल्यूम भी बताइए, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना निकालेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हमें 43.2 ग्राम के आसपास आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे ये पता लगाना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको CO2 के मोल के साथ किस तरह से इक्वल करूँगी, CO2 डिवाइडेड बाई 1, कोफिशिएंट उसका 1 है। और O2 के साथ किस तरह से इक्वल करूँगी, O2 डिवाइडेड बाई, इसका कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 जब नीचे लिखेंगे तो अल्टीमेटली 2 आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसका मोल तो हम निकाल चुके हैं 0.2, तो अगर मुझे CO2 का निकालना है मोल, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो कितना होगा, इसके जगह पे 0.2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई 1। तो यहाँ से फाइनली हमें CO2 के मोल पता चल गए, कितना आएगा 0.2 मोल। उसी तरह से अगर O2 का पता लगाना है तो सबसे पहले देखिए इसका कितना मोल निकाला था 0.2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। सॉल्व करेंगे तो O2 का मोल कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो टोटल मोल ऑफ गैस हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ है, टोटल मोल ऑफ गैस हमारा प्रोड्यूस हुआ है 0.3 मोल। अब हमें पता है कि एट STP कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो अगर 1 मोल 22.4 लीटर आपका ऑक्यूपाई करता है तो 0.3 मोल आपका कितना ऑक्यूपाई करेगा, 0.3 इंटू 22.4 लीटर। सॉल्व अगर आप इसको करेंगे आपको मिलेगा वॉल्यूम कितना 6.7 लीटर, 72 लीटर के आसपास। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी सब्सटेंस का अगर मास दिया होता है आप उसको ईजिली मोल में कन्वर्ट कर सकते हो और उस मोल को यूज़ करके आप बाकियों का मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, एटम निकाल सकते हो, या रेसिड्यू के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। बट लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर मैंने बच्चों अलग से एक वीडियो बनाया है जो कि आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर सॉल्व किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल में समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर मैं यहाँ पे रिवीजन के टाइम पे भी आपको समझाऊंगी, बट अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऐसे रिएजेंट को कहा जाता है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। मतलब जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, लेट अस से A और B आपस में रिएक्ट करके C बनाना चाह रहा है, हमने कहा कि ये 10 मोल है लेकिन ये 5 मोल है। अब अगर इस रिएक्शन को गौर से देखोगे बच्चों तो 1 मोल A 1 मोल B के साथ रिएक्शन करेगा ही।
तो अगर 10 मोल ए हम लेते हैं तो बी के भी कितने मोल मिलने चाहिए थे, 10 मोल, तभी तो रिएक्शन आगे की तरफ जाता। लेकिन यहाँ पे 10 के बजाय मैंने बी कितना ले लिया है, 5 मोल। तो जब कोई रिएजेंट, जब कोई रिएक्टेंट का क्वांटिटी जितना होना चाहिए रिएक्शन को करवाने के लिए अगर उससे कम लिया जाता है तो वही रिएजेंट हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है बच्चों, रिएक्शन के बाद बिल्कुल भी नहीं बचता है, वो 100% कंज्यूम हो जाता है। और जो बचा हुआ हमारा रिएजेंट है, जैसे बी अगर 100% कंज्यूम हो गया तो उसके बाद भी ए का कुछ अमाउंट बच जाएगा, तो जो हमारा लेफ्ट ओवर रह जाता है इवन आफ्टर द रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव रिएजेंट कहते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। सपोज क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ SO2 and 5 mole of O2 are reacting with each other to form SO3. Identify limiting reagent as well as जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके अमाउंट बताइए, या जो भी हमारा एक्सेसिव रिएजेंट बचा हुआ है उसका मोल बताइए। तो सपोज बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आया है, करना बस आपको 2 ही स्टेप में आपको सारा कुछ सॉल्व करना है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिख लीजिए। तो 2SO2 O2 के साथ रिएक्शन करके 2SO3 बनाता है। स्टेप नंबर 1 में करना ये है बच्चों कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसके जो भी मोल दिए हैं आप उनको लिख लो, ये 5, ये 5। स्टेप 2 में क्या करना है, जो 5 है उसको एज इट इज लिख लो, लेकिन अब उस मोल को क्या करो, उसके कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दो। तो SO2 को 2 से डिवाइड करेंगे, O2 को 1 से करेंगे। जब सॉल्व करेंगे 2.5 मिलेगा, ये 5 मिलेगा। अब दोनों के अंदर आप देख लो कौन हमारा मिनिमम क्वांटिटी है, तो ये हमारा मिनिमम क्वांटिटी है, तो ये हमारा क्या हो गया, SO2 लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हमारा O2 क्या हो गया बच्चों, एक्सेसिव रिएजेंट हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेसिव रिएजेंट कौन है। ना अगर हमें पता लगाना है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो प्रोडक्ट कितना बना है उसको कैसे पता लगाएंगे। तो प्रोडक्ट कितना बना है उसको निकालने के लिए करना क्या है बच्चों कि प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है उसको लिख लो, और जो लिमिटिंग रिएजेंट का हमारा वैल्यू आया है स्टेप नंबर 2 में आप उसको लिख लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना मोल बना, 5 मोल। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 5 मोल। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोल के बजाय इसका मास पूछ लिया जाए, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास कैसे निकालेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू SO3 का मोलर मास कितना होता है, 80। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 400 ग्राम आपका आ जाएगा। उसी तरह से अगर सपोज आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि SO3 आपका STP कंडीशन पे है, उसका वॉल्यूम बता दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे। तो वॉल्यूम कितना निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम कितना होगा, मोल हमने कितना निकाला, मोल हमें मिला है कितना, SO3 का 5, और क्या करना है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना वॉल्यूम आपको मिल जाएगा STP कंडीशन पे। तो इस तरह से बच्चों हम प्रोडक्ट के भी मोल निकाल सकते हैं। सिंपली क्या किया हमने, स्टेप 2 में जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल को प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से अगर एक्सेसिव रिएजेंट आपका कितना बचा हुआ है ये आपको निकालना है, तो सिंपली क्या करना है बच्चों, स्टेप 2 के अंदर जो एक्सेसिव रिएजेंट के मोल हैं उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को माइनस कर देना, और उस डिफरेंस को क्या करना, जिसका मोल हम निकाल रहे हैं उसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। तो सिंस ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये हमारा डिफरेंस 2.5 है, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो इतना मोल हमारा एक्सेसिव रिएजेंट का क्या है बच्चों, बचा हुआ है। ठीक है, इसी को मास में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली इस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली आप इस मोल को क्या करना, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि मैंने प्रोडक्ट के लिए भी किया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज परसेंटेज प्योरिटी। इस पे भी मैंने एक डिटेल
लेक्चर बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोल कंसेप्ट, जिससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। परसेंटेज प्योरिटी आपका क्या होता है बच्चों? वेट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय weight of reactant initially taken into 100। जैसे क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम करवाते हैं, ठीक है, तो जो हम रिएक्टेंट को यूज़ करते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि 100% रिएक्शन में पार्ट ले लेता है, क्योंकि जो हम सैंपल यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसमें बहुत जगह पे इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 100 ग्राम हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना चाहा, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इसका 80 ग्राम ही बर्न होके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका मतलब 20 ग्राम इसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल का परसेंटेज प्योरिटी कितना है, तो आप क्या कहेंगे? लिया हमने 100 ग्राम था, लेकिन उसमें से रिएक्शन कितना किया? 80 ग्राम। और सिंस हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना परसेंट मिलेगा? 80%। मतलब हम कह सकते हैं कि 80% ही आपका ये सैंपल क्या है बच्चों? प्योर है, एंड रेस्ट 20% इसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटी है। तो ये ध्यान रखेंगे सब लोग कि अगर कभी भी ऐसा कोई सैंपल दिया जाए जिसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, जब वो 100% कंज्यूम नहीं हो पाता है, 100% आपका सैंपल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? बहुत जगह पे इम्प्योरिटी एसोसिएटेड है। और ऐसे ही केस में आपको परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन दिया जा सकता है और आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, सपोज आपको कहा है 50 ग्राम है सैंपल मेरे पास, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसको मैंने हीट कर दिया, और हीट करने से कहा मुझे कि 17.6 ग्राम आपको CO2 मिला है। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपको परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आए, तो हमें रिएक्टेंट के साथ डील करना है। जो मास हमें दिया है सैंपल का, वो इनिशियल मास है, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में हमें क्या निकालना है? कितना रिएक्टेंट का मास खर्च हो चुका है। ठीक है, रिएक्टेंट का कितना मास आपका खर्च हो चुका है वो हमें निकालना है, और उसी के बाद उस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। करेंगे क्या? कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, उसको CO2 में कन्वर्ट किया है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बना है साथ में। अब सबसे पहले देखो बेटा, इसका कोई यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको सिंपली हमने कहाँ लिख दिया? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब इसका कोई काम नहीं है। अब हम इसको यूज़ करके ना, जो हमें प्रोडक्ट दिया है उसको यूज़ करके कितना रिएक्टेंट आपका खर्च हुआ है उसको निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? गौर से देखो, यहाँ CO2 का 1 मोल है, राइट? तो CO2 का 1 मोल मतलब कितना मास? 44 ग्राम। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 ऐड करेंगे 44 मिलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास है? 100 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 को हमने कितने मास से बनाया है? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने से ऑब्टेन किया होगा। तो अगर 44 ग्राम ऑफ CO2 को 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करके आपने बनाया है, तो 17.6 ग्राम ऑफ CO2 जो कि क्वेश्चन में दिया है, इसको बनाने के लिए कितना मास खर्च किया होगा हमने? अननोन क्वांटिटी है, राइट? इसको तो निकालना है, तो जो चीज़ निकालना है उसको x ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 × x = 100 × 17.6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1760 डिवाइडेड बाय 44, और जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 40 ग्राम। अब यहाँ से ही देखो बच्चों कि मतलब क्या निकलता है इस क्वेश्चन का। हमने लिया था स्टार्टिंग में 50 ग्राम सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट का, बट जैसा कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए हैं कि सिर्फ 40 ग्राम ही आपका रिएक्शन में पार्ट लिया है, मतलब आउट ऑफ 50 ग्राम से 40 ग्राम ही आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? लिया था 50 ग्राम, इन्वॉल्व कितना हुआ रिएक्शन में? 40 ग्राम, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया? 40/50 × 100 दैट इज़ अराउंड 80%।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन सैंपल मैंने दिया है आप लोगों को वो कितना % प्योर है, सिर्फ और सिर्फ 80% प्योर है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछ ली जाए, तो इम्प्योरिटी हम कैसे निकालते हैं, 100 माइनस परसेंटेज प्योरिटी से निकालते हैं। अगर आपको क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर तो आप चैनल में जाके क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर सॉल्व किया है। नेक्स्ट इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर मोल कंसेप्ट, परसेंट यील्ड। अभी परसेंट यील्ड का मतलब क्या है, इट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला, एक्चुअल यील्ड या फिर इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। मतलब कहने का ये है बच्चों, जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि मैं कोई रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर लेटर से हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए था 10 ग्राम, ठीक है, लेकिन जब हमने निकाल के देखा ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। एक्सपेक्टेड को हम थ्योरेटिकल कहते हैं या कैलकुलेटेड कहते हैं। इतना हमने उम्मीद किया था कि रिएक्शन में मिलना चाहिए था, लेकिन मान के चलिए एक्चुअल जो है उससे 5 ग्राम मिला, तो परसेंट यील्ड कितना हुआ इसका, एक्चुअल यील्ड है 5 ग्राम जबकि हमने उम्मीद कितनी की थी 10 ग्राम की। तो अगर हमें परसेंट निकालना है तो कितना % होगा, ये 50% होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन का परसेंट यील्ड कितना है, 50% है। तो आपको यहाँ पे जब यील्ड की बात आती है बच्चों, तो यील्ड में हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डील करते हैं। मतलब कितना प्रोडक्ट हमें मिला है डिवाइडेड बाय कितना प्रोडक्ट की उम्मीद की थी। लेकिन जब हम परसेंटेज प्योरिटी के साथ डील करते हैं तो हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि कितना रिएक्टेंट आपका खर्च हुआ है डिवाइडेड बाय कितना रिएक्टेंट आपने लिया था, और उस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं परसेंट यील्ड के ऊपर। इसके अंदर भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपने चैनल में, तो आप अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द परसेंट यील्ड इफ 13.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 24.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, व्हेन हीटेड। तो क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन में कहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली में हमें इतना मिला है, ठीक है, और हमने हीट कितने को किया है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के 24.8 ग्राम को हीट किया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर इतने मास को आप हीट करोगे तो उसकी वजह से कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग विल प्रोवाइड 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 मोल का मास कितना है, 100 ग्राम, और ये कितना है 56 ग्राम। तो 100 ग्राम को हीट करके अगर 56 ग्राम मिल रहा है तो 24.8 ग्राम को हीट करने से कितना मिला होगा, ये तो अननोन है, उसको x ले लीजिए, और x यहाँ से कितना मिलेगा, x इंटू 100 इक्वल टू 56 इंटू 24.8। तो यहाँ से x हमें मिलेगा यहाँ पे बच्चों 13.9 ग्राम। अब ये 13.9 ग्राम हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि 24.8 ग्राम को हीट करने से एक्चुअली में हमें इतना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है, सिर्फ 13.1 मिला है। तो कितना % हमें प्रोडक्ट मिला है एक्चुअली में, परसेंटेज यील्ड मतलब क्या है कि जितना हम उम्मीद करते हैं उससे कितना % हमें प्रोडक्ट मिला है। तो क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड हमारा 13.1 है, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी बच्चों प्रोडक्ट का ना, कोई भी प्रोडक्ट का मास अगर दिया है वो हमेशा आपका एक्चुअल यील्ड होगा, और जो हम निकालेंगे जो मास वो एक्चुअली में कौन सा होगा, कैलकुलेटेड यील्ड होगा या थ्योरेटिकल यील्ड होगा। तो देखिए 13.1 डिवाइडेड बाय 13.9 इंटू 100 कर दीजिए। जब आप इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 94.2%। तो इस तरह से हम यहाँ पे परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको परसेंटेज यील्ड बच्चों यहाँ पे चाहिए
तो आपको ज़्यादा डिटेल में अगर इसको चाहिए तो सॉल्व करना चाहते हैं अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप जाके उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जो मेरे चैनल में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस मोल कंसेप्ट, वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है और वहाँ पे जितने भी रिलेशंस बच्चों दिए हैं, दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो आपको सजेस्ट करूँगी कि कंसंट्रेशन टर्म्स कोई भी बच्चा स्किप ना करें, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सोल्यूशन चैप्टर के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों, एज वेल एज आपको यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर, मोल कंसेप्ट में भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। पहला है मास परसेंट। मास परसेंट को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट भी कहते हैं, जिसको निकालेंगे कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। दोनों जगह पे मास ग्राम में यूजुअली दिया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जितने भी मास वाले टर्म्स हैं वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को वीडियो जो बना के दिया था वहाँ पे बताया है। नेक्स्ट थिंग, अगर इन जनरल आपको सपोज कहा है कि 10% W/W हमारा सोल्यूशन है, तो इसका सिंपल मतलब होगा 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है। तो जनरल मीनिंग भी याद रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत जगह पे आपको पड़ेगी बच्चों, स्पेशली जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह के ही कंसंट्रेशन वाला टर्म्स यूज़ करने को मिलेगा। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि अगर आपको इन जनरल x% वेट बाय वेट दिया है तो इसका मतलब होगा x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सेकेंड जो हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज V बाय V। सिंपली क्या करना है, अब मास के जगह पे वॉल्यूम यूज़ कर देना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए। ठीक है, वॉल्यूम यूजुअली आपको मिलीलीटर में दिया होता है तो दोनों जगह पे ml में होगा, अगर लीटर में दिया है तो दोनों जगह पे लीटर में ले लीजिए, बट दोनों जगह पे यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है सबको। ये हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम वॉल्यूम वाला टर्म ही इन्वॉल्व है। और जहाँ वॉल्यूम टर्म होता है बच्चों, ध्यान रखना है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो मोल कंसेप्ट से कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम में जहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे रिलेशन है दैट इज परसेंटेज W/V, जिसको हम कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि यूजुअली ग्राम में दिया जाता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि ml में होगा। ये हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जस्ट ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। यूनिट क्या होगा, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। और सिंस वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व है तो ये हमारा फिर से क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला क्वांटिटी होगा। चौथा हमारा कंसंट्रेशन टर्म से ppm, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको कैसे लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 पावर 6। 10 पावर 6 को मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 इंटू 10 पावर 4 लिख सकती हूँ। और ये जो क्वांटिटी है हमारा, ये एक्चुअली में क्या है, परसेंटेज W/W है। जैसा कि ऊपर हमने मास परसेंटेज निकाला था, आप देख सकते हैं मास परसेंटेज इक्वल टू सॉल्यूट मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन मास इनटू 100। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखिए ये जो हमारा क्वांटिटी है ये तो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया इंटू 10 पावर 4, ये हमारा ppm आ गया। तो NCERT में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं बच्चों जहाँ पे ppm आपको दिया जाएगा और आपको उसका मास परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाएगा, या फिर अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपको दिया है तो आप उसका ppm निकाल सकते हैं। सपोज कहा कि 20% W/W हमारा कंसंट्रेशन है किसी सोल्यूशन का, तो ppm कितना होगा, ppm विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा। या फिर अगर ppm सपोज 5 दिया है आपको उसका निकालना है परसेंट वेट बाय वेट, तो 5 इक्वल टू
परसेंट वेट बाय वेट इंटू 10⁻⁴ कर दीजिए, तो यहाँ से W/W का वेट परसेंट कितना मिलेगा, 5 इंटू 10⁻⁻4 मिलेगा। तो इस तरह से ppm आप निकाल सकते हैं ना। ppb क्या होता है, तो ppb इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻9 होता है। जब मिलियन होता है तो 10⁻6 और जब बिलियन की बात करेंगे तो 10⁻9 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 इंटू 10⁻7। तो ये जो हमारा टोटल क्वांटिटी है ये आपका परसेंटेज W/W हो गया इंटू 10⁻7। तो ppb और परसेंटेज वेट बाय वेट भी हमारा क्या होता है बच्चों, रिलेटेड होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ppb की वैल्यू दी है तो आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट का वैल्यू दिया है तो आप ppb निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू फिर से क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। और ppm और ppb दोनों जगह पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मासेस वाला टर्म्स इन्वॉल्व है बच्चों। तो जहाँ मास आता है वो वॉल्यूम के हमेशा जहाँ पे मास आपका आता है वहाँ पे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा जो 6th कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलारिटी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो कि बहुत जगह पे यूज़ करने को मिलता है। कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूजुअली लीटर में दिया जाता है, बट एग्जाम में बच्चों अगर आपको सपोज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में दिया हो तो आप सिंपली क्या करना, सॉल्यूट का मोल मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ml कर देना, क्योंकि ये जो 1000 है ये एक्चुअली में क्या किया होगा, यहाँ पे डिवाइड किया होगा मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। नाउ अगर बच्चों आपको सपोज क्वेश्चन में मोलारिटी दिया है एंड वॉल्यूम दिया है तो इन दोनों को यूज़ करके मोल भी निकाला जा सकता है। कैसे, मोलारिटी किसके बराबर है, n/v के बराबर, तो यहाँ से मोल कितना आ जाएगा, मोल विल बी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मोलारिटी एंड वॉल्यूम रिलेशन विच इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ नंबर ऑफ मिली मोल अगर आपको निकालना है तो मिली मोल कैसे निकालेंगे बच्चों, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। यहाँ जो आपका वॉल्यूम है वो लीटर में है, मतलब अगर मोल निकालना है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, बट अगर मिली मोल निकालना है तो मोलारिटी को डायरेक्टली वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, डाइल्यूशन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। डाइल्यूशन लॉ में क्या होता है बच्चों, m1v1 इक्वल टू m2v2 का रिलेशन आपको यूज़ करना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक सोल्यूशन है लेटर से H2SO4 का, उसका वॉल्यूम लेटर से मैंने कहा कि 100 ml है और उसकी मोलारिटी लेटर से मैंने कहा 0.1 मोलर है, एंड मैंने इसके अंदर एक चेंज किया कि लेटर से मैंने कहा कि इसके अंदर 500 ml मैंने डाल दिया, 500 ml वाटर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, फाइंड दी फाइनल मोलारिटी। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सिंस वाटर को ऐड किया गया है तो ये ध्यान रखना कि जब वाटर का एडिशन होता है बच्चों, वाटर के एडिशन से जितना मोल सॉल्यूट का पहले था उतना ही मोल सॉल्यूट का बाद में होता है। वॉल्यूम में फ़र्क पड़ेगा बट सॉल्यूट के मोल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल हमारा किसके बराबर होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर। तो m1v1 हमारा क्या है, m1v1 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, एंड m2v2 हमारा क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन मोलारिटी हमारा कितना है बच्चों, 0.1, वॉल्यूम कितना है 100, आफ्टर डाइल्यूशन हमें मोलारिटी बताना है, और फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, देखिए 100 पहले से था और उसमें हमने 500 पानी भी ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 600। तो फाइनल मोलारिटी हमारा कितना हो जाएगा, 0.1/6 हो जाएगा। इतना मोलार हमारे पास क्या है बच्चों, फाइनल मोलारिटी है सोल्यूशन का। क्वेश्चन एक और फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान के चलिए आपको कहा है कि 200 ml ऑफ 1/10 मोलार
HCl is diluted with some water. Diluted with some water. If final molarity of solution is 1/100, calculate volume of water added. इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार नीट में पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, पानी जब भी ऐड करने की बात करें तो समझ लेना डाइल्यूशन हुआ है, और डाइल्यूशन लॉ हमारा क्या है, m1v1 इक्वल टू m2v2। तो m1 कितना है बच्चों, 1/10, v1 कितना है 200, m2 हमारा कितना है 1/100, v2 हमें निकालना है, मतलब v2 इज द फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए, यहाँ से v2 कितना मिलेगा, v2 विल बी 2000, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है, मतलब पानी ऐड करने के बाद टोटल कितना वॉल्यूम हुआ। लेकिन हमें तो निकालना है कि कितना पानी ऐड किया है। तो पानी कितना ऐड किया है उसको सिंपली निकालेंगे v2 माइनस v1 से, मतलब फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम का डिफरेंस ले लीजिए, आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड मिल जाएगा। तो 2000 के अंदर से 200 माइनस कर देंगे 1800 ml, या फिर हम कह सकते हैं 1.8 लीटर। इतना आपने पानी को ऐड किया है इस डाइल्यूशन को करवाने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं। नाउ मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट के बीच में रिलेशन है बच्चों, ये सब कुछ मैंने अपने वीडियो में दे रखा है। मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जहाँ पे डेंसिटी आपकी हमेशा ग्राम पर ml में दी जाएगी। अगर मोलारिटी दिया है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, डेंसिटी दिया है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको सपोज सॉल्यूट दिया है क्वेश्चन में, उसके बारे में आइडिया है आपके पास क्वेश्चन में, और उसका परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो और डेंसिटी दिया हो, तो आप उसकी मोलारिटी बता सकते हैं। या हो सकता है मोलारिटी दिया हो, डेंसिटी दिया हो, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ ले, तो आपको सिंपली ये जो फॉर्मूला है उसको लर्न करना पड़ेगा। इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, लर्न कर लेंगे तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह से मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के बीच में भी रिलेशन है। परसेंटेज W बाई V इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया होता है तो डेंसिटी की ज़रूरत होती है, और अगर वॉल्यूम बाय वेट परसेंट है, मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो वहाँ पे डेंसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये दोनों फॉर्मूला बच्चों स्पेशली आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ करने को काफ़ी मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों फॉर्मूले को सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। वैसे तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर के लिए मैंने एक स्पेशल यहाँ पे वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले उसमें मैंने 2 केसेस लिया है। सबसे पहले रिजल्टेंट मोलारिटी हमारा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 एंड v3 एंड सो ऑन। ये रिलेशन आपको कब यूज़ करना है बच्चों? इस रिलेशन को मैंने यूज़ करने के लिए आपको तब कहा था जब हम ऐसे सोल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं जहाँ पे सॉल्यूट आपका क्या हो, सेम हो। तो जब सॉल्यूट हर जगह पे सेम होता है, ठीक है, और उन सबको आप मिला के एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, एंड लेट अस से इसका मोलारिटी m1v1, इसका m2, इसका वॉल्यूम v2, इसका m3, इसका v3, इसका m4, इसका v4, सब कुछ आपको दिया होगा। बस ये देख लेना ये सारे जो यहाँ पे सोल्यूशन है क्या सभी में सॉल्यूट आपका सेम है। अगर सभी में सॉल्यूट आपका सेम है तो आप इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ HCl है, बाकी में भी HCl है, तो डायरेक्टली आप इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करके रिजल्टेंट मोलारिटी बता सकते हैं। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपको करना है क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, एज वेल एज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए हैं। नाउ केस 2 हमारा क्या है बच्चों? केस 2 ये है कि इफ एटलीस्ट 1 आयन इज कॉमन, 1 आयन इज कॉमन। ये भी पार्ट मैंने अपने वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया है। सबसे पहले जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपको कहा है कि 500 ml ऑफ
0.3 मोलार MgCl2, 800 ml of 0.3 molar AlCl3, 200 ml of 0.5 molar NaCl है। फाइंड मोलारिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो करना क्या है बच्चों, मोलारिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन इक्वल टू नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन फ्रॉम फर्स्ट कंपाउंड इंटू M1V1 प्लस number of Cl negative from the second compound into M2V2 plus number of Cl negative from the third compound into M3V3 divided by total volume कर देना। ठीक है, अगर आपको सपोज Mg+2 का पूछा जाए तो आप यहाँ पे मोलारिटी ऑफ Mg+2 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ Mg+2 फ्रॉम द फर्स्ट कंपाउंड इनटू M1V1 प्लस नंबर ऑफ Mg+2 फ्रॉम द सेकंड कंपाउंड इनटू M2V2 प्लस नंबर ऑफ Mg+2 फ्रॉम द थर्ड कंपाउंड इनटू M3V3 एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मतलब इस तरह से आपको कोई भी आयन का अगर कंसंट्रेशन निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट ये रिलेशन तभी काम में आएगा बच्चों जब आपको ऐसे सॉल्यूट दिए जाएं जिनके बीच में एक आयन मिनिमम कॉमन तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं तीनों में Cl नेगेटिव आपका कॉमन है। अगर ऐसे सॉल्यूट दिया जाए जिसमें कोई भी आयन कॉमन ना हो तब हम वहाँ पे इस रिलेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली देखो क्या करेंगे, पहले में से 2 Cl निकला है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, दूसरे में से 3 Cl है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और तीसरे कंपाउंड में से 1 है तो यहाँ पे 1, और सबकी मोलारिटी वॉल्यूम जो है वो पुट कर दीजिए, आपको यहाँ पे Cl नेगेटिव की मोलारिटी फाइनल पता चल जाएगी। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में प्रोवाइड किया है तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से इंडिकेट करते हैं और इसको निकाला कैसे जाता है, एनी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए और बी का मिक्सचर है, ए का 2 मोल है और बी का 3 मोल है, और दोनों को मिला के मैंने एक सोल्यूशन बना दिया। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो टोटल मोल हम ले लेंगे और का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल ले लेंगे। तो 2/5 हमारा कितना आ जाएगा, 2/5 विल बी इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 मोल हमारा 0.4 हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 3/5, तो 3/5 मतलब 0.6। और ये भी ध्यान दीजिए कि XA और XB का सम किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर। मतलब जितने भी कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के अंदर उन सब का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, समेशन होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर कभी भी आपको मोल परसेंट पूछ लिया जाए तो मोल परसेंट कैसे निकालेंगे, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द मोल परसेंट ऑफ ए, तो सिंपली यू नीड टू मल्टीप्लाई द मोल फ्रैक्शन विद द 100, तो ये कितना हो गया 40%। और अगर बी का मोल परसेंट निकालना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 60% मिल जाएगा। मतलब मोल परसेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। ना नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, दैट इज मोलालिटी। और एक और बात, मोलारिटी जो है, सिंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोलारिटी के अंदर क्या है बच्चों, वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो अगर वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इट इज़ ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि जो भी हमारा वॉल्यूम हमारा टर्म होता है जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर, वो हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलालिटी। अब मोलालिटी को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, कंफ्यूज मत होना। कैपिटल M स्टैंड फॉर मोलारिटी एंड स्मॉल m स्टैंड फॉर मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यूजुअली सॉल्वेंट का मास kg में लिया जाता है, बट अगर क्वेश्चन में आपको मास ग्राम में दिया जाए, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर देना, मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट
दिस इज सॉल्वेंट मास इन ग्राम। दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज कीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। यूनिट क्या होगा? यूनिट विल बी मोल पर केजी। मोल का यूनिट मोल MOL और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिया जाता है, तो मोल पर केजी। सिंस यहाँ मास इन्वॉल्व है, तो जहाँ मासेस होती है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है ये एक्चुअली में क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, दैट इज नॉर्मेलिटी, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। अब नॉर्मेलिटी हमारा कैपिटल N है, निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में ना देके ml में दिया जाए तो सिंपली यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का मतलब सेम है। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सपोज किसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम आपको दिया है, आपको उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूंगी तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, तो जैसे मिली मोल्स हमने कैसे निकाला था? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, वैसे मिली इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे बच्चों? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम डायरेक्टली ml में ले लीजिए। तो जो भी वॉल्यूम आपको ml में दिया है आप उसको सिंपली नॉर्मेलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट के बारे में पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको सपोज किसी सब्सटेंस का मास दिया है और आपको उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, या फिर गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मतलब सिंपली क्या करो, उस मास को इक्विवेलेंट मास के साथ डिवाइड कर दो, आपको सब्सटेंस का क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। किसी भी रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं? तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो स्पेशल बनाया है, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल में समझ सकते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, इसमें हमने दो केसेस लिया है बच्चों। केस नंबर 1, केस 1 है जब एसिड को एसिड के साथ मिलाया जाएगा या फिर बेस को बेस के साथ मिलाया जाएगा। ऐसे केस में रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो हमारी होती है दैट इज N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम सब कुछ आपको दिया होगा बच्चों, जितने भी सोल्यूशन को आप आपस में मिक्स कर रहे हैं, सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले को लगा के आप इजीली क्या कर सकते हो? रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी सोल्यूशन का निकाल सकते हो। इस पे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है, इस टॉपिक को समझना है तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जो मेरे चैनल पे प्रोवाइडेड है। नाउ इसी तरह से केस 2 हमारा क्या होगा बच्चों? केस 2 होगा अगर सपोज हमें एसिड को बेस में मिलाया गया है, एसिड और बेस का मिक्सचर, तब हमें करना क्या है? यहाँ पे 3 केसेस हमने लिया है और ये भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, अपने लेक्चर में डिस्कस किया है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर से मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक है बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को, बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, तब आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए बस इस फॉर्मूले को याद रखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्टली आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है कि अगर सपोज आपने नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड का प्रोडक्ट निकाला, तो जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा बच्चों, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का बेसिकली प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब आपको इनडायरेक्टली करना क्या है? एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है और बेस का निकालना है। अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस से ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और ऐसे केस में जो हमारा सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है
और अगर एसिडिक सोल्यूशन है बच्चों तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो हमारा होगा दैट इज इक्वल टू NaVa माइनस NbVb डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू Va प्लस Vb। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे A एसिड और बेस की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम डी होगी। आपको सिंपली क्या करना है, देखना है कि किसका इक्विवेलेंट ज़्यादा है और आप इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। उसी तरह से केस 2 हमारा क्या है, केस 2 ये है कि अगर सपोज बेस का इक्विवेलेंट एसिड के इक्विवेलेंट से ज़्यादा आ गया तो हम क्या कहेंगे, जो सोल्यूशन हमारा होगा वो बेसिक होगा और बेसिक सोल्यूशन की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी होगी, NbVb माइनस NaVa डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। इस तरह से रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं। और तीसरा केस आ सकता है कि अगर NaVa इज इक्वल टू NbVb तो समझ लेना कि जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थिंग, एक और रिलेशन है हमारा जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई जगह पे आपको यूज़ करने को मिलेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर क्वेश्चन में आपको मोलारिटी दिया है और आपको उसका वैलेंसी फैक्टर पता है तो आप उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी को ईजिली निकाल सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मेलिटी दिया है और वैलेंसी फैक्टर पता है तो आप उसकी मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। वन मोर रिलेशन जो मैंने अपने लेक्चर में भी प्रोवाइड किया है, मोलारिटी इक्वल टू 1000 XB बाय दिस इज M, स्मॉल इज मोलालिटी इंटू XB, मोलालिटी इक्वल टू 1000 XB डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB इंटू M1, जहाँ पे XB क्या है बच्चों, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, दिस इज सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन। M1 क्या है, सॉल्वेंट का मोलार मास है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्मॉल m क्या है, मोलालिटी है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वीडियो में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और ये सारा जो टॉपिक मैं बता रही हूँ बच्चों, ये जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है मोल कंसेप्ट के अंदर से। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है और कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन एग्जाम में नहीं किया जा सकता है। जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है बच्चों, मोलालिटी एंड मोलारिटी के बीच में है, तो ये भी रिलेशन आपको डायरेक्टली याद रखना है। बस एक कौन सा टर्म क्या इंडिकेट करता है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। कैपिटल M मोलारिटी को इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल m यहाँ पे मोलालिटी को इंडिकेट कर रहा है, D यहाँ पे डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है और स्मॉल m2 यहाँ पे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको सब लोग याद रखेंगे। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने कहा बच्चों, सबको बस याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, लास्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट मास का। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। एलिमेंट के लिए कैसे निकालते हैं बच्चों, एलिमेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। अब कुछ एलिमेंट मैं दे रही हूँ जो कि आपके नीट में आ सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, एल्कली मेटल एंड हैलोजन, कोई भी दिया जाए इन तीनों में से, उसकी वैलेंसी फैक्टर याद रखिएगा 1 होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो हमारे होते हैं इनकी वैलेंसी फैक्टर 2 होती है। फॉस्फरस, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन, इनकी वैलेंसी फैक्टर 3 होती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम एंड नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, वैलेंसी फैक्टर इसकी कितनी है 2, तो 8 हो जाएगा। सोडियम का कितना है, सोडियम का 23 होता है मास, और सिंस एल्कली मेटल में सोडियम आता है वैलेंसी फैक्टर 1 है तो 23 होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और नाइट्रोजन की वैलेंसी फैक्टर 3 है तो 14/3। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी एलिमेंट दिया जाता है हम उसका इक्विवेलेंट मास ईजिली निकाल सकते हैं। सेकेंड, अगर कोई आयन दिया है उस आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय चार्ज, और चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे अगर आपको कहा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ नाइट्रेट आयन, या व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम आयन, या व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम आयन, तो सिंपली क्या करेंगे, जो भी इसका मोलार मास होगा उसको क्या करना, जितना इसका चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। इसका कितना होगा m/1 होगा, इसका कितना होगा m/2 होगा, इसका कितना होगा m/1 होगा।
इसी तरह से अगर सपोज n-3 का निकालना है तो m/3 होगा। मास कितना है सोडियम का 14, तो 14/3 करेंगे, n-3 का आ गया। O-2 का अगर निकालना हो तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। सिंपली इसका मैग्नीट्यूड लेना है और इस तरह से किसी भी आयन का इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे थर्ड हमारा आता है एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट मास हमारा एसिड का कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर हमारा एसिड के लिए होता है बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय द एसिड। मतलब 1 मोल एसिड कितना H+ दे सकता है, वही हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। अब जितने भी एसिड मैं लिख रही हूँ उसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको इसके बियॉन्ड आपसे नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। HF हो, HCl हो, HNO3 हो, एसिटिक एसिड हो, इसी तरह से HCN हो, इसी तरह से फॉर्मिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, ये जितने भी एसिड है बच्चों सबके पास एक H+ को देने की ही टेंडेंसी है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होती है इसकी। सिंस एक ही H+ लूज किया जा सकता है तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 होगी। सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, H2O2 हो, H2C2O4 हो, ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान रखिएगा इन सब की वैलेंसी फैक्टर 2 होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने वाली हूँ इनको याद रख लीजिएगा। H3PO2, H3PO3, H3PO4, इनके स्ट्रक्चर सबको याद होने चाहिए। H3PO2 के पास 2 pH बॉन्ड होते हैं और एक OH बॉन्ड होता है। इसके पास 2 OH होते हैं, एक pH होता है, और इसके पास तीनों POH बॉन्ड होते हैं। All those hydrogens which are connected to oxygen, those are only replaceable hydrogen. तो बेसिकली यहाँ से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लॉस किया जा सकता है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 होगी। यहाँ से 2 लॉस किया जा सकता है, इसको लॉस नहीं करा सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 होगी। और यहाँ से तीनों को निकाला जा सकता है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 3 होगी। तो इस तरह से एसिड का जितने भी एसिड मैंने यहाँ पे लिखे हैं सबको ध्यान में रखेंगे, इसके बियॉन्ड आपको एसिड के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बेस की बात करें बच्चों, तो बेस के लिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। मतलब बेस का जो हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, एसिडिटी, और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय द बेस। अब जितने भी बेसिस में लिखवा रही हूँ उनको याद रख लीजिएगा। अगर सपोज आपको NaOH दिया है, KOH दिया है, LiOH दिया है, RbOH दिया है, सीजियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सबके पास एक एक OH नेगेटिव निकालने की क्षमता है, तो वैलेंसी फैक्टर इनका 1 होगा। मतलब इनमें से कोई भी बेस दिया जाए उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, m/1 होगा। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको दिया जाए, बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको दिया जाए, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको दिया जाए, फेरस हाइड्रोक्साइड दिया जाए, सबके पास यहाँ पे 2-2 OH नेगेटिव को निकालने की टेंडेंसी है, तो इनकी वैलेंसी फैक्टर 2 होगी। मतलब इनमें से किसी का भी अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो m/2 करना पड़ेगा। तीसरा है यहाँ पे सपोज अगर आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया है या फिर अगर आपको सपोज फेरिक हाइड्रोक्साइड दिया है, तो इन दोनों के पास 3 OH नेगेटिव को निकालने की टेंडेंसी है, तो इसका यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 3 होगा और इक्विवेलेंट मास बिल भी m/3 हो जाएगा। और लास्ट अगर हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट के लिए हमें क्या करना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन को देखना है। एग्जाम्पल, अगर सपोज हमें एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है, आपको सपोज कहा जाए कि इसका इक्विवेलेंट मास बताइए, तो मोलर मास जो भी होगा इस कंपाउंड का उसको क्या करना है, या तो कैटायन का टोटल चार्ज या तो एनायन का टोटल चार्ज से डिवाइड करना है। तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3, तो 2 के ऊपर कितना चार्ज है, +6,
तो सिंपली मैग्नीट्यूड पकड़ना है। आप यहाँ पे एनायन का भी ले सकते हैं। एक सल्फेट के ऊपर है -2, तो 3 के ऊपर कितना होगा -6, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते तो 6 हो जाता। इसी तरह से मान के चलिए अगर आपको कोई डबल सॉल्ट दिया है, लेट से पोटाश एलम दिया है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, दिस इज पोटाश एलम। अगर सपोज इसका इक्विवेलेंट मास आपको पूछा जाए बच्चों, तो मोलार मास को क्या करना, टोटल चार्ज से डिवाइड कर देना। अब देखो एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो 2 पोटेशियम के ऊपर +2 हो गया। एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है तो 2 को मिला के +6 हो गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +8। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर के जगह पे 8 लिख दोगे। वाटर के वजह से जो H+ एंड OH नेगेटिव मिलता है उसके चार्ज को नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि वाटर आपका बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, वो बिल्कुल भी इजीली डिसोशिएट होके H+ को प्रोवाइड नहीं करता है सोल्यूशन के अंदर, इसलिए उसके आयन को कंसिडर नहीं करना है। और लास्ट है बच्चों इक्विवेलेंट मास। अगर हमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालने के लिए कहा जाए, जिसका मेन एप्लीकेशन आपको रेडॉक्स में आता है, तो हमें करना क्या है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज द KMnO4 equivalent mass in this reaction, so as you can see that in the reactant side manganese oxidation state is +7 and in the product side manganese oxidation state is +2, तो +7 से +2 में कितने का चेंज आया, 5 का। तो अगर यहाँ पे चेंज 5 का है तो यही चेंज हमारा क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर, जो कि यहाँ पे पुट कर देना है। तो इसका इक्विवेलेंट मास हम कितना निकालेंगे, मोलार मास अपॉन 5 हो जाएगा। उसी तरह से लेटेस्ट से मेरे पास का है K2Cr2O7 हीट करने से Cr+3 दे रहा है, तो यहाँ +6 है क्रोमियम का। अब एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, बट हमें तो टोटल चेंज निकालना है बच्चों, और टोटल चेंज में हमें टोटल 2 क्रोमियम का निकालना पड़ेगा। तो अगर एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है तो चेंज कितने का आ रहा है, 3 का। तो 2 क्रोमियम की वजह से टोटल चेंज कितने का आएगा, 6 का। तो वैलेंसी फैक्टर इसका एक्चुअल में 6 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, मोलर मास अपॉन 6 कर दीजिए। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ है उनका इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते हैं। और आपको इतना ही स्टडी करना है, और एक और छोटा सा हमारा पार्ट है जिसको भी समझ लीजिए। सपोज अगर आपको बच्चों इक्विवेलेंट मास को निकालने का एक मेथड है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, छोटे छोटे मेथड है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। कब यूज करना है, अगर मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिलीज कर पा रहा है, ऐसे रिएक्शन में हम इस मेथड को लगा सकते हैं। करेंगे क्या, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन में मेटल का मास दिया है, हाइड्रोजन का मास अगर आपको दिया है बच्चों, ये मेटल का मास है, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन का मास है, तो आप इस रेशियो को यूज़ करके इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर सपोज ये दिया है और ये दिया है तो आप इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड आपको कब लगाना है बच्चों, जब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिया होगा टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सपोज आपको कहा गया है कि x ग्राम ऑफ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके y ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड बना रहा है, तो आप बताइए ऑक्सीजन का कितना मास हुआ होगा इस रिएक्शन में। मेटल ऑक्साइड में से अगर मेटल का मास माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का मास पता चल जाएगा। तो कितना ऑक्सीजन है खर्च यहाँ पे, y माइनस x ग्राम, राइट। तो सिंपली क्या करना है, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ
ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास होता है 8, तो डिनोमिनेटर में 8 रख देना। अब जैसे यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मास ऑफ मेटल हमारा x है, ऑक्सीजन का मास हमारा y माइनस एक्स है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, 8x बाई y माइनस एक्स। इस तरह के न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। और लास्ट जो हमारा मेथड है बच्चों, दैट इज मेटल क्लोराइड फॉर्मेशन। और मेटल क्लोराइड फॉर्मेशन में सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन था पिछले केस में वहाँ पे क्लोरीन को यूज़ कर देना है। मतलब अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ अब ऑक्सीजन के जगह पे क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगा। और क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास अब 8 के जगह पे कितना डालना है, 35.5। मतलब अगर सेम क्वेश्चन में सॉल्व करूँ और मैं आपको कहूँ कि x ग्राम जो है मेटल, वो लेटर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके y ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड बना रहा है, तो यहाँ से क्लोरीन का मास कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको सब्सटीट्यूट अगर कर देंगे तो फाइनली कितना मिलेगा, देखिए मेटल का मास x, क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय क्लोरीन इक्विवेलेंट मास विच इज 35.5। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा बच्चों, 35.5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, ठीक है, या फिर जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें जो आपस में रिलेशंस मैंने बताया, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज प्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड समटाइम्स मैनी मोर क्वेश्चंस केम फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला एज वेल एज मॉलिकुलर फार्मूला। तो इन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओवरऑल हमने सारा टॉपिक एक एक करके डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कम की है क्योंकि जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं उनमें से मैक्सिमम टॉपिक्स के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बना के ग्रुप में डाल चुकी हूँ, अपने चैनल पे भी डाल चुकी हूँ। तो आप उसको एक बार अच्छे से देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए, और जो भी क्वेरीज होते हैं, जो भी डाउट्स होता है उनको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एज वेल एज मैं वहाँ पे आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।